हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी शॉक एंड कार्डियक फेलियर। टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी शॉक एंड कार्डियक फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो क्लिनिकल टेक्नीशियंस होंगे, हमारे जो दोस्त होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो ये इन तरह की चीज़ों को बहुत करीब से देखे होंगे कि कार्डियक फेलियर क्या होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शॉक हैं वो क्या होते हैं। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है ना, सेप्टिक शॉक क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ शॉक की बात करेंगे, है ना। कितने टाइप्स के जो होते हैं वो शॉक होते हैं। तो मोस्टली 4 टाइप के जो है हमारे शॉक होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हाइपोवॉल्मिक शॉक, सेकंड हमने कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रख लिया, और फोर्थ हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक रख लिया। तो जो हाइपोवॉल्मिक शॉक है, देखो दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है। हाइपोवॉल्मिक मतलब जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तब हमारा हाइपोवॉल्मिक शॉक जो है वो लगता है। ठीक है। तो हाइपोवॉल्मिक जो जब हमारा बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड जो है वो बहुत कम हो जाए। कितना? तो लेस देन 4 लीटर हो जाए, तो लेस देन 4 लीटर हो जाए तो हमारा हाइपोवॉल्मिक शॉक जो है वो हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक जिसमें इम्पेयर्ड हो जाए कार्डियक आउटपुट। ठीक है। कार्डियक आउटपुट के बारे में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कार्डियक आउटपुट हम निकालते कैसे हैं? तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिन पे हम देखेंगे कि हार्ट रेट हमारा कैसे डिक्रीज हो जा रहा है, या स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्यों डिक्रीज हो जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वेसोडाइलेशन आपको देखने को मिल सकता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ शॉक। तो शॉक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई पूछे कि शॉक क्या है, तो दोस्तों जितने भी टाइप्स ऑफ शॉक आपने पढ़े हैं वो सारे टाइप्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आते हैं। किस में आते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आते हैं। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन का मतलब जो है, परफ्यूजन स्टैंड्स फॉर ब्लड सप्लाई। परफ्यूजन मतलब पर्टिकुलर जो एरिया है, जो टिश्यूज है, उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो कैसा है। ठीक है। और ब्लड सप्लाई अगर लो है, यानी परफ्यूजन अगर लो है, तो उसके चलते क्या हो सकता है? जो टिश्यू हाइपोक्सिया हो सकता है या सेलुलर हाइपोक्सिया हो सकता है। और अगर लंबे समय तक हाइपोक्सिया होगा तो उसके वजह से क्या हो सकता है? वो लीड करेगा ऑर्गन फेलियर, है ना। तो कोई भी वाइटल ऑर्गन जो है, ऑर्गन अगर फेलियर होता है तो उसके वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट का डेथ हो सकता है ना, या पेशेंट को मेटाबॉलिक, है ना, अल्ट्रेशन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शॉक अकर व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड टिश्यू डिमांड। मतलब मान लो कि हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए कंटिन्यूअसली, और ऑक्सीजन डिमांड अगर हमारे ब्लड सप्लाई से पूरा नहीं हो पा रहा है, या एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ही ना हो, तो उस वो लीड करेगा क्या? टिश्यू डैमेज को। और टिश्यू डैमेज होगा तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारा कोई भी वाइटल ऑर्गन जो है वो फेलियर हो सकता है। और अगर लंबे समय तक हाइपोक्सिया रहे तो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कराएगा, जिसके वजह से पेशेंट को कोमा और डेथ देखने को आपको मिल सकता है। तो कह रहा है कि ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, एक कारण हो सकता है या एक से अधिक कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो फर्स्ट हो सकता है रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? तो डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम है हमारा, है ना, 5 लीटर जो है हमारा ब्लड वॉल्यूम है, उससे लेस हो गया।
नेक्स्ट है एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड, या सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हाई है और हमारा जो सप्लाई है वो लो है। नेक्स्ट क्या है, अब ये जब चारों में से कोई एक चीजें या चारों चीजें होंगी तो ये क्या लीड करेगी, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा। मैंने ऊपर बतला दिया कि टिश्यू परफ्यूजन होगा या सेलुलर हाइपोक्सिया होगा तो ऑर्गन फेलियर होगा। नेक्स्ट, स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और आपने देखा एरोबिक मेटाबॉलिज्म मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है, प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और उसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो पायरूवेट बन रहा है, ठीक है। और अगर एनारोबिक होगा यानी CO2 के प्रेजेंस में ये हो रहा है और लैक्टिक एसिड जो है वो बनेगा और जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो पेशेंट में डेवलप होगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे ऑलरेडी सेपरेट जो है वो क्लासेज हो चुकी हैं और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन के सामने आ सकता है। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, सेलुलर मेम्ब्रेन फेलियर या एंजाइम डिसफंक्शन हो सकते हैं। तो आई होप ये वाला आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कोर टॉपिक है आज का वो है सर्कुलेटरी शॉक और कार्डियक फेलियर, ठीक है। तो सर्कुलेटरी शॉक का डेफिनेशन देखेंगे तो सर्कुलेटरी शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कोई भी टाइप का शॉक हो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर उसे हमने सही तरीके से ट्रीट ना किया। कैरेक्टराइज क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिफिकेशन क्या देंगे हम, कैसे हम पहचानेंगे कि जो पेशेंट को है सर्कुलेटरी शॉक हुआ है। तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, मतलब सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन क्या चीज का हो रहा है दोस्तों, ब्लड का हो रहा है ना। तो सर्कुलेशन में अगर फेलियर है यानी ब्लड सप्लाई में फेलियर हमें देखने को मिलेगा और जो लीड करेगा क्या, टिश्यू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। और अगर टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो टिश्यू हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ठीक है दोस्तों। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है लीडिंग टू सेलुलर हाइपोक्सिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि उस समय तक मीडियम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनारोबिक। ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा और डेथ इफ अनट्रीटेड, मतलब अगर हम इसे ट्रीट समय पर ना किए तो पेशेंट का डेथ होना संभव है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी शॉक, यहाँ पे आपको कार्डियक के हार्ट के डिफरेंट चेम्बर्स है ना, हार्ट का जो एनाटॉमी है वो दिखा रखा है कि सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, एओर्टिक वाल्व क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी शॉक। अगर सर्कुलेटरी शॉक कार्डियोजेनिक मतलब अगर हार्ट के फेलियर की वजह से या हार्ट में किसी तरह का लीसन है उसके वजह से जो शॉक डेवलप हो रहा है उसको हम बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हमको क्या हो सकता है, तो एक्यूट लॉस ऑफ रीजनल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर नॉट डायलेटेड और रेयरली वॉल्यूम ओवरलोड या विथ रीपरफ्यूजन लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी। या फिर क्या हो सकता है, तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो इसमें ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेड और कंसिडरेबल वॉल्यूम ओवरलोड और लिटिल लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट पोस्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, तो एक्यूट लॉस ऑफ ग्लोबल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो भी मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम जो है आपका हार्ट मसल है ना, हार्ट का मसल है ना, बाहर पेरिकार्डियम, मिडिल में मायोकार्डियम और अंदर जो है आपका एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ऐसे इसका डिवीजन होता है। नेक्स्ट सेडेशन इंड्यूस हाइपोटेंशन या लेफ्ट वेंट्रिकल नॉट डायलेटेड, रेयरली वॉल्यूम ओवरलोड और लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी। और एक्यूट नॉन इस्केमिक में देखेंगे तो एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर नॉट डायलेटेड, वेरिएबल
वॉल्यूम ओवरलोड और लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन क्या है। तो हम पहले क्या देखेंगे, कार्डियक आउटपुट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में क्या आपका आएगा, तो कार्डियक आउटपुट है क्या, तो कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। तो उसको हम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लगाते हैं नीचे दिया भी हुआ है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्टॉप वॉल्यूम, क्योंकि पर मिनट तो 1 मिनट में हमारा हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है, और जो हमारा स्टॉक वॉल्यूम है तो लगभग ये 70 ml होता है। तो इस हिसाब से आपका 5 से 6 लीटर जो है, 4 से 6 लीटर जो है वो वॉल्यूम जो है 1 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके बॉडी के पास। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो देखेंगे हमारा, है ना, तो ये लगभग 4.5 टू 5.5 लीटर होता है इन एडल्ट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक वॉल्यूम। अब स्टॉक वॉल्यूम को हम किन किन फैक्टर्स पे जो है जज करेंगे। तो स्टॉक वॉल्यूम में हम देखेंगे पहले प्री लोड, है ना, उसके बाद आफ्टर लोड। ठीक है, तो प्री लोड क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट इन डायस्टोल। तो डायस्टोल क्या होता है दोस्तों, और सिस्टोल क्या होता है। तो सिस्टोल स्टैंड्स करता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या इसको हम बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टोल मतलब क्या हुआ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगर हम आर्टेरियल सिस्टोल बोल रहे हैं तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल रहे हैं तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कह रहा है कि प्री लोड है। प्री लोड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है आपके वेंट्रिकल में, जो भी ब्लड वॉल्यूम बचा हुआ है इन डायस्टोल के टाइम, है ना, डायस्टोल अब खत्म हो रहा है तब वो बचा हुआ है। और डिपेंड्स करता है ये किस पे, मतलब प्री लोड कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि वीनस रिटर्न क्या है। अब ये वीनस रिटर्न क्या है, तो वीनस रिटर्न आपको पता है कि अगर आप सर्कुलेशन को देखते हो तो बीच में हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट से एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ना, हार्ट और लंग्स के बीच, और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो हार्ट और टिश्यूज के बीच होता है। किसके बीच होता है, हार्ट और टिश्यूज या सेल के बीच। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना वीनस रिटर्न है ये डिपेंड करता है कि प्री लोड क्या होगा। तो कह रहा है कि अगर प्री लोड बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि प्री लोड बढ़ रहा है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये किस लॉ के रिगार्डिंग है, तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों कभी भी अगर मैं आपको सेपरेट जो टॉपिक कार्डियक आउटपुट का पढ़ाऊंगा कभी, तो कार्डियक आउटपुट में हमें ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि रिड्यूस प्रीलोड। प्रीलोड अगर घट गया तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा और हमें शॉक हो जाएगा। और कौन सा शॉक, तो प्रीलोड क्या है, तो प्रीलोड वॉल्यूम को दिखा रहा है। किस वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम को। तो जो भी शॉक होगा वो किस टाइप का होगा, हाइपोवॉल्मिक शॉक होगा। किस टाइप का होगा दोस्तों, हाइपोवॉल्मिक शॉक। अगर हम आफ्टर लोड की बात करें तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द हार्ट पंप mainly determined by systemic vascular resistance, increase after load, decrease cardiac output। अगर हम आफ्टर लोड इंक्रीज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और ये किस में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो कार्डियोजेनिक शॉक में देखने को मिलेगा या हाइपरटेंशन में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्लाइड भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट है जो थर्ड पैरामीटर था, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों कि डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो हमने दो डिटर्मिनेंट्स पढ़े, प्री लोड और आफ्टर लोड। तीसरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
कि हार्ट का मसल किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एडिक्वेट प्री लोड हुआ है, मैं कह रहा हूँ एडिक्वेट आफ्टर लोड है, लेकिन जो हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम का जनरेशन होगा या फिर ओवरऑल हम बोले कि जो भी कार्डियक आउटपुट का जनरेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जो ब्लड वॉल्यूम है, जो हमारे सिस्टेमिक या पल्मोनरी उसका सर्कुलेशन होना था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होना था, वो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से एक तरह से मैकेनिकली फेलियर हम बता सकते हैं हार्ट का। ठीक है, तो कह रहा है कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कितना ताकत से जो हमारा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा कितना प्रॉपर हो रहा है, या फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हमारा कितना प्रॉपर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिपेंड्स ऑन कैल्शियम अवेबिलिटी एंड मायोकार्डियल हेल्थ। तो कह रहा है कि देखो यहाँ पे मसल्स की बात कर रहे हैं, है ना, मसल्स। तो किसी भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हमारा जो कैल्शियम है वो बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, तो कैल्शियम अगर अच्छे तरीके से अवेलेबल रहेगा, अगर कैल्शियम हमारा अवेलेबल रहेगा तो हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छा रहेगा। दूसरा जो सिनेरियो है वो क्या है, तो मायोकार्डियल हेल्थ। तो मायोकार्डियल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, मान लो पेशेंट को मायोकार्डियल इश्केमिया हो रखा है, ठीक है, तो मायोकार्डियल इश्केमिया हो रखा है, तो उसमें भी हमें दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो घट गई है, हार्ट मरमर हो गया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब घटेगी, है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब घटेगी तो कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, और कार्डियक आउटपुट घट जाएगा तो फिर टिश्यू परफ्यूजन भी घट जाएगा, है ना, और सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। और ये कब हमें देखने को मिलता है, तो सीन इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मैंने अभी आपको बताया, है ना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा, मायोकार्डियल इश्केमिया डेवलप होगा, या हार्ट फेलियर के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इन शॉक। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट शॉक देखेंगे और उसमें कार्डियक आउटपुट और प्रीलोड कैसे चेंज होता है ये देखेंगे। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक हम अगर देख रहे हैं तो इसमें प्रीलोड घटता है दोस्तों, तो कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक में हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटता है तो कार्डियक आउटपुट घटता है। सेप्टिक शॉक जो इन्फेक्शन के चलते होता है, ठीक है, सेप्टिक शॉक में कार्डियक आउटपुट मे बी नॉर्मल और हाई इनिशियली बट इनइफेक्टिव, मतलब कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा है या नॉर्मल है लेकिन उसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मीन सॉरी नेक्स्ट जो हमारा है मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्या है दोस्तों, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर, इसे मैप बोलते हो आप। तो कह रहा है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इज एवरेज प्रेशर। क्या है ये, एवरेज प्रेशर है इन आर्टरीज ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड का होता है उसमें जो हमारे आर्टरीज हैं उनमें क्या प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर। और ये डिटरमाइन करता है ऑर्गन परफ्यूजन कितना अच्छा है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर अच्छा होगा तो ऑर्गन परफ्यूजन भी अच्छा होगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का, मैप निकालने का, वो होता है 1 2 3। तो 1 सिस्टोलिक 1 इंटू सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 3। तो मान लेते हैं कि हमारा सिस्टोलिक 120 है प्लस डायस्टोलिक हमारा 80 है, यानी सॉरी डायस्टोलिक हमारा 80 है डिवाइडेड बाई 3, तो 120 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 3, यानी टोटल कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाई 3, तो 27 लगभग आपका 93 के आसपास जो है ये आपको आपका मैप जो होगा मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होगा वो लगभग 93 mm Hg आएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कह रहा है कि नॉर्मल जो मैप हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 70 to 100 mm Hg। अच्छा दोस्तों याद रखना, नॉर्मल मैप हमारा 70 to 100 बोल रहा है, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेट किया हमने 120 पे वो कितना आया 93, यानी 70 to 100 के बीच में है mm Hg। यानी जो हमारा जो पेशेंट है उसका ऑर्गन परफ्यूजन जो है, वो अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम मैप mean arterial pressure required for organ perfusion is less than or equal to more than or equal to 65 mmHg। मतलब इतना तो चाहिए, अगर 70 नहीं है तो 65 एटलीस्ट होना चाहिए या 65 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो हमारा ऑर्गन परफ्यूजन जो होगा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसके वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ेगा और आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, ये सब चीजें आप में डेवलप होंगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है मेन आर्टेरियल प्रेशर का। तो ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये सब वाइटल ऑर्गन है ना दोस्तों। तो रिक्वायर्ड एडिक्वेट मैप, तो कितना मैप चाहिए इनके लिए, इनको सही से काम करने के लिए 70 से 100 के बीच का मैप जो चाहिए वो चाहिए। अगर मैप घटता है या फिर मैप कब घटेगा तो रीनल फेलियर होगा या अल्टर्ड सिनेरियम होगा, मायोकार्डियल इश्केमिया होगा, मैप इन शॉक। तो क्योंकि हम शॉक पढ़ ही रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो मैप फॉल ड्यू टू कार्डियक आउटपुट फॉल और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस फॉल। परसिस्टेंट मैप मोर देन 65 लेस देन 65 mmHg इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज कराएगा। क्या कराएगा, अगर हमारा लगातार जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 से कम बना रह रहा है तो इरिवर्सिबल मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑर्गन डैमेज कराएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको मैप भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SVR, ठीक है। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स टू ब्लड फ्लो। डिटर्मिनेंट्स इसके क्या है, तो वेसल डायमीटर, वेसल का ब्लड वेसल का डायमीटर क्या है, यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन है या वेसो डायलेशन है। नेक्स्ट ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। और मतलब ब्लड बहुत पतला है, बहुत गाढ़ा है ना, सुने हो ना कि खून गाढ़ा हो गया है, ठीक है। तो खून गाढ़ा होने का मतलब क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा विस्कस हो गया है। नेक्स्ट है वेसल लेंथ, कि उस पार्टिकुलर ब्लड वेसल्स का जो लंबाई है वो क्या है। नॉर्मल जो SBR है वो हमारा 800 to 1200 जो डाइंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर के पावर 5 होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो मेंटेन ब्लड प्रेशर, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन रखना ताकि सर्कुलेटरी फेलियर ना हो, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है वो ना हो, और हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उनको रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल डैमेज होने से बचाना। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, तो जो भी हमने पढ़ा, कार्डियक आउटपुट पढ़ा, मेन आर्टेरियल प्रेशर पढ़ा, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस पढ़ा, इनका क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक होगा, यही हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इन शॉक। अब हमारा बॉडी कैसे कंपनसेट करेगा, मैंने आपको बतलाया था एसिड बेस बैलेंस में भी, और हर जगह जब भी हमें कोई भी डिजीज होता है, किसी भी तरह का डिजॉर्डर अगर हमारे बॉडी में होता है या इम्बैलेंसेज हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, फर्स्टली उसे अपने लेवल पे कंपनसेट करने का प्रयास करता है। मतलब एंजाइमेटिक बैलेंसेज है ना, अगर वो ये चैप्टर जो है सर्कुलेशन से रिलेटेड है तो इसमें वो क्या करेगा, इसमें जो है आपका बॉडी आपका ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, कार्डियक आउटपुट को बैलेंस करेगा, है ना, परफ्यूजन को मिसमैच होने से बचाएगा, है ना। उसके लिए हो सकता है कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का जरूरत पड़े, है ना। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है तो उससे क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना, BP बढ़ जाता है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन शॉक। तो कह रहा है कि व्हेन बीपी फॉल, जब बीपी कम होने लगेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ये आपके ब्लड वेसल में क्या कराएगा? सोडियम को ऐड करना शुरू करेगा, और सोडियम जैसे ही ऐड हुआ तो ये क्या करेगा? अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाएगा, यानी आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो इनिशियली बीपी में अपीयर नॉर्मल, कंपनसेटेड शॉक बोलेंगे उसे, बट टिश्यू हाइपोक्सिया स्टिल एग्जिस्ट। मतलब हो सकता है कि बीपी आपका कंपनसेट हो जाए, लेकिन जो टिश्यू हाइपोक्सिया है वो परसिस्ट रहे, मतलब वो होते रहे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस फॉर ओटी और एनेस्थीसिया वालों के लिए ये क्या है? तो कंटिन्यू आपको मॉनिटर करना है क्या? बीपी, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट इरिवर्सिबल शॉक, और गाइड्स फ्लूइड थेरेपी, और वेसोप्रेशर और इंट्रा आइनोट्रॉप्स आपको देना है। इसको आप GDT भी लिखते हो, गोल डायरेक्टेड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि कंबाइन यूज इन सर्कुलेटरी शॉक, स्पेशली कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें तो हम जो ड्रग्स ले रहे हैं, डोब्यूटामाइन और एड्रेनालिन, ये दोनों कौन से ड्रग हैं? तो ये आइनोट्रॉप्स हैं। और किस तरह के आइनोट्रॉप्स हैं? तो ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स हैं। कैसे हैं दोस्तों? पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स हैं। तो जो डोब्यूटामाइन है, डोब्यूटामाइन क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और ये वेसोप्रेशर को जो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और ये वेसोप्रेशर के तरह के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट है जो एडीआर है, वो आइनोट्रॉप के तरह काम करेगा। सॉरी, नॉर एडीआर है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नॉर एडीआर है, और ये क्या करेगा? बीपी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बीपी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ शॉक, ये तो हम देख ही चुके हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के फर्दर टाइप होता है सेप्टिक शॉक, जो इन्फेक्शन के चलते हो रहा था। एनाफाइलेक्टिक, कोई भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के चलते हो रहे हैं, ठीक है। और न्यूरोजेनिक शॉक है ना, जो आपके नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हो रहा है। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है शॉक का? तो टेकिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, कोल्ड कामली स्किन देखने को मिल सकता है। लेकिन सेप्टिक शॉक में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सेप्टिक शॉक में क्या हो रहा है दोस्तों? इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है, हाई फीवर, परसिस्टेंट हाई फीवर रह सकता है। तो उसके वजह से ये जो है ये अपीयरेंस नहीं देखने को मिल सकता है, और ओलिगोयूरिया हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में आप एवीजी करोगे, ताकि मैंने बताया कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचाना है या लैक्टेट बढ़ने से बचाना है। नेक्स्ट ईसीजी करोगे, ताकि जो भी सर्कुलेटरी फेलियर है या कार्डियोजेनिक शॉक है उसका पता लगा सको, टेकिकार्डिया हो रहा है कि नहीं, या इश्केमिक चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी करोगे, ताकि आप देख सको कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो नहीं घट रहा है, या प्रीलोड तो नहीं घट रहा है, या हाइपर डायनेमिक चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, या सीरम लैक्टेट जो है वो इंक्रीज तो नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट है जनरल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? तो फर्स्टली आपको एयरवे मैनेजमेंट करना है, तो एसेस करोगे कि
अल्टर्ड सिनेरियम तो नहीं है, उसके बाद हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है। मैनेजमेंट में आप क्या देखोगे, इंश्योर पेशेंट एयरवे जो है वो पेटेंट हो जाना चाहिए समय से, और पोजीशन द पेशेंट, हेड अप करेंगे, है ना, और इंडोट्रैकियल इंटूबेशन इफ जीसीएस जो है वो लेस देन 8 है, और जीसीएस मतलब दोस्तों ग्लास गो कॉमा स्केल, ठीक है, और सीवियर हाइपोक्सिमिया तो नहीं है, और रेस्पिरेटरी फटीग तो नहीं है। अब हमें याद रखना है, एक चीज की जानकारी याद रखनी है, इसलिए नोट करके लिखा है, पुअर कार्डियक आउटपुट होगा, है ना, या कार्डियक आउटपुट जिसको आप बोल रहे हो कम होगा, लेस देन एडिक्वेट, तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा, है ना। सेरिब्रल हाइपोक्सिया मतलब जो आपके ब्रेन टिश्यूज होंगे उनमें हाइपोक्सिया होगा, क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, जिसके वजह से एयरवे कंप्रोमाइज हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है या सेमी कॉन्शियस हो सकता है, उसके लिए जो है एयरवे कंप्रोमाइज हो सकता है, इसलिए एयरवे को पेटेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग मैनेजमेंट, तो ऑक्सीजन थेरेपी हम देखेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन देकर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन 10 to 15 लीटर पर मिनट वाया नॉन रीब्रीदर मास्क, और जो SpO2 है हमें टारगेट करना है, ज्यादा रखना है 94% से, और वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सीपैप बाईपैप पे रख सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा से बचाना है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो बेनिफिट क्या है, तो रिड्यूसेस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन और डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड। सर्कुलेटरी मैनेजमेंट में हमें मॉनिटरिंग करना है, कंटिन्यूअस ECG मॉनिटर करना है, इन्वेसिव BP मॉनिटरिंग अगर अवेलेबल है तो करना है, यूरिन आउटपुट देखना है क्योंकि ओलिगोयूरिया होने की संभावना है, और सेंट्रल वीनस एसेस लेना है ताकि आप जो है गोल डायरेक्टेड थेरेपी कर सको, और साथ में क्या कर सको, जो भी ड्रग मैनेजमेंट है वो कर सको, और एक्यूरेट आपको BP मिले, और कार्डियक सिनेरियोज के बारे में भी जानकारी मिले, क्या मिले, कार्डियक सिनेरियोज के बारे में भी अच्छे से जानकारी मिले कि कहीं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर तो नहीं हुआ है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर तो नहीं हुआ है, प्री लोड तो नहीं हुआ है, आफ्टर लोड तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट है IV फ्लूइड मैनेजमेंट, बतला दिया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो अनलाइक हाइपोवॉल्मिक शॉक एग्रेसिव फ्लूइड आर डेंजरस इन कार्डियोजेनिक शॉक। देखो हाइपोवॉल्मिक शॉक हुआ है यानी हमारा ब्लड वॉल्यूम डाउन हुआ है, तो हमें ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को फ्लूइड देना है, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो हो सकता है कि पहले से बहुत ज्यादा प्री लोड हो रखा हो, तो आपको आंख बंद करके केवल फ्लूइड उसमें डिपॉजिट नहीं करना है, नहीं तो प्री लोड बढ़ जाएगा और उसके वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है। एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है ना। तो ये सारी चीजों से हमें बचाना है। इंडिकेशन क्या है, तो ओनली इफ पेशेंट इज हाइपोटेंसिव विथ लो फीलिंग प्रेशर। हाउ टू गिव, तो स्मॉल बोलस 100 to 250 ml क्रिस्टल वाइट दे सकते हैं, रीएसेस आफ्टर ईच बोलस, मतलब फिर से अगर हमें देना है तो पेशेंट को रीएसेस करेंगे, और अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा फ्लूइड देने से बचेंगे नहीं तो पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियक फेलियर, तो कार्डियक फेलियर में क्या है, तो कार्डियक मतलब हार्ट, अब हार्ट जो है उसका काम क्या है, तो पंप करना, फ्लूइड को अपने पास से पंप करके और बॉडी तक ट्रांसफर करना, तो हार्ट का जो पंपिंग एबिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कार्डियक फेलियर हो चुका है। तो इसको अच्छे से डेफिनेशन के वे में पढ़ेंगे, तो कार्डियक फेलियर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड, ठीक है, और can do so only at the expense of elevated filling pressure resulting in pulmonary or systemic congestion. नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्डियक फेलियर, तो लेफ्ट साइड फेलियर हो सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर क्या है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आपको मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर देखने को मिलेगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो जहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है
वो अगर फेल कर गया तो जो भी सिस्टेमिक सप्लाई मिल रही है वो नहीं मिलेगी, और इसके वजह से पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पल्मोनरी कंजेशन। अब पल्मोनरी कंजेशन कैसे डेवलप होगा? तो दोस्तों ये जो आपका हार्ट है ना, ये जो आपका हार्ट है, तो इसमें आपका ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से आ रहा है, और लेफ्ट आर्ट्रियम के पास जो ब्लड आ रहा है दोस्तों, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन अगर इसमें अपना ड्रेनेज दे दिया, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम को उसने ब्लड सप्लाई कर दी, लेकिन लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड नहीं जा रहा है, पंप फेलियर हो या कोई भी चीज हो, तो फिर इधर का जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, और जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, या जनरलाइज हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन देखने को मिल सकता है, कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल सकता है, और आयोटिक मिट्रल वाल्व डिजीज देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर देखें दोस्तों तो डिस्निया होगा, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ऑर्थोपेनिया होगा, प्रोक्सिमल नॉक्टोरियल डिस्निया होगा, और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को, मोस्ट कॉमन चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा? तो राइट साइड अगर, तो राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होगा। सिस्टेमिक वेनस कंजेशन क्यों होगा? तो फिर यहाँ पे देखेंगे हम, है ना, ये आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आपका सुपीरियर वेना कावा। यहाँ ब्लड कौन लेके आ रहा है? ये है इंफीरियर वेना कावा। तो अगर यहाँ से ब्लड नीचे पास नहीं हो रहा है, राइट वेंट्रिकल फेलियर है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड यहाँ पे होगा, और इसके वजह से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा क्या होगा? सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होगा, जिसके कारण से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, क्रोनिक लंग डिजीज होगा, जिसको बोलते हैं कोर पल्मोनरी, ये पढ़ भी चुके हैं, मैंने बतलाया हुआ है आपको। आप कमेंट में मुझे बतलाना कोर पल्मोनरी में क्या होता है। और क्लिनिकल फीचर में राइज जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा, और पेरिफेरल एडिमा होगा, हिपेटोमेगाली होगा, और एसाइटिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखेंगे तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है? तो फिर कॉन्ट्रैक्शन की बात आ गई यहाँ पे, तो इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो मोर देन 40% देखने को मिल सकता है। या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में रिलैक्सेशन, है ना, डायस्टोलिक मीन्स रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन, तो इम्पेयर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगा वो जो है मोर देन या इक्वल टू, लेस देन या और इक्वल टू 50% हमें देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक फेलियर देखें तो प्राइमरी इवेंट्स जो है डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, तो ऊपर भी हम लोगों ने इस चीज को देखा कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, जिसमें इंक्रीज प्रीलोड इनिशियली इंप्रूव कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, इसमें हम इंक्रीज हार्ट रेट देखेंगे, और पेरिफेरल वास्कुलर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन देखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका बीपी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम देखें, इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम रिटेंशन हो रहा है। सोडियम रिटेंशन होगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड जो होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो सोडियम क्या करेगा? वाटर रिटेंशन कराएगा और इंक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड। क्रोनिक एक्टिवेशन और रोजन हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर देखेंगे, तो क्लिनिकल फीचर में जो जनरल होगा फीचर वो फटीग या वीकनेस हो सकता है, या रेड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस हो सकता है। लेफ्ट साइडेड में देखें तो पल्मोनरी एडिमा, बेसल क्रिप्टिशियंस और पिंक 40 स्पूटम देखने को मिल सकता है। राइट साइडेड में हमें पेडल एडिमा, राइज जुगुलर वेनस प्रेशर और हिपैटोस्प्लिनोमेगाली देखने को हमें मिल सकता है। ड्रग मैनेजमेंट की बात करें तो हम
डायूरेटिक्स दे सकते हैं, है ना, जो क्या करेगा, प्री लोड और पल्मोनरी कंजेशन को घटाएगा। क्या करेगा, प्री लोड और पल्मोनरी कंजेशन को घटाएगा। नेक्स्ट एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ये क्या करेगा, ये आफ्टर लोड को घटाएगा और इम्प्रूव करेगा सर्वाइवल के चांसेस को जो है वो बढ़ाएगा। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर आप दे सकते हो, तो ये क्या करेगा, तो रिड्यूस करेगा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जो एस्पिरिनोलेक्टोन होगा, और आइनोट्रॉप्स दे सकते हैं सीवियर केसेज में, डोब्यूटामाइन और डाइबुजिन। एडवांस थेरेपी की बात करें तो कार्डियो रीसिंक्रोनाइज थेरेपी दे सकते हैं, और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर दे सकते हैं, और कार्डियो वेंटिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस दे सकते हैं, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर एक बार जुड़ के और एक लेक्चर डिस्कस करके। आई होप आप लोगों को सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी आपको डाउट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भी अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।